नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 14 जुलाई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के नेशनल अफेयर्स में, यानी राष्ट्रीय मामलों में। इंडिया गॉट P8I फ्रॉम अमेरिका, यानी इंडिया जो है अमेरिका, जो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग है, 10वीं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P8I को हासिल कर लिया है। तो इन 2009 द डिफेंस मिनिस्ट्री हैड साइन एन एग्रीमेंट फॉर 8 P8I एयरक्राफ्ट, यानी इससे पहले 2009 में ही भारत ने इस अमेरिकी एरोस्पेस के साथ समझौता किया था, जिसमें 8 P8I विमानों के लिए यह समझौता एग्रीमेंट किया था। लेटर इन द ईयर 2016, फिर बाद में 2016 में फिर एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 4 और विमानों के लिए यह एग्रीमेंट किया गया। तो उसी की यह 4 खेप में से यह दूसरी कह सकते हैं। तो इस तरह से 8 पहले से, यह दूसरी, यानी 10वां यह पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P8I हमें मिला है। तो इस तरह से यह ध्यान रखेंगे, भारतीय नौसेना में जो 9वां P8I विमान पिछले साल नवंबर में ही प्राप्त हुआ था, और 2013 में ये जो 8 विमान शामिल हुए थे, वह उसमें से 30,000 घंटे की उड़ान भर चुके हैं। और यह बोइंग का जो हेडक्वार्टर है वह शिकागो में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण शहर है, मीट पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। और बोइंग का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन 1916, और इसके जो अध्यक्ष हैं डेविड एल कैलहॉन हैं। अब बढ़ते हैं, हिमालयन याक विल बी इंश्योर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हिमालयी याक का भी बीमा होगा। तो हाई एल्टीट्यूड याक्स feeling the heat of climate change in the Himalayan region will now be insured, यानी हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की गर्मी को महसूस कर रहे ऊंचाई वाले याक का अब बीमा कराया जाएगा। इससे जो बीमा, जो यह याक को जो लोग पशुपालक होते हैं, इनको जो पालते हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छी खबर है। The National Research Center on Yak at Dirang in West Kameng district. कामेंग नदी भी है दोस्तों। इट इज मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड इन आंध्र अरुणाचल प्रदेश। ये भी याद रखेंगे, हैज टाइड अप विथ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू इंश्योर इट्स लाइव स्टॉक, यानी यह नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है। किसने? राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने। और यह कहाँ है अवस्थित? अरुणाचल प्रदेश में है, पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग नामक स्थान पर यह अवस्थित है। इसे भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से 2019 में नॉर्थ सिक्किम में भारी बारिश के कारण 500 से अधिक याक मारे गए थे। इन सब को देखते हुए यह इंश्योरेंस बीमा अब शुरू किया जा रहा है। तो इस तरह से 24.7% की गिरावट आई है एक रिपोर्ट के आधार पर। अब भारत में बात की जाए तो याक की जो टोटल पॉपुलेशन है 58,000 है, और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर में 26,000 है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 24,000 है, सिक्किम में 5,000, हिमाचल प्रदेश में 2,000 है। तो इस तरह से द हिमालयन यॉक is a long-haired domestic animal found in the Himalayan region of the Indian subcontinent, the Tibetan Plateau, Myanmar and as far north as the Mongolia and Siberia में भी यह पाए जाते हैं। The yak are accustomed to very cold temperature and can survive down to -40 degree, but they experience difficulties when temperature exceed 13 डिग्री, यानी तापमान बढ़ने से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो एक अच्छी पहल है। अब इसमें जो है ध्यान रखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित 1989 में यह जो मैंने बताया वेस्ट कामेंग जिले में यह है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। इंडो नेपाल
private cargo train operators will now be able to use each other's rail network। यानी भारत नेपाल के बीच रेल समझौता 17 वर्ष के बाद फिर से हुआ है। अब इस तरह से जो प्राइवेट कार्गो ट्रेन ऑपरेटर्स हैं वह एक दूसरे देश का यूज कर सकेंगे। तो इस तरह से ए न्यू एग्रीमेंट वाज साइंड आफ्टर 17 ईयर टू प्रमोट रेल कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और नेपाल कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम को टच करता है। तो अंडर दिस एग्रीमेंट ऑल प्राइवेट कार्गो ट्रेन ऑपरेटर ऑफ बोथ द कंट्रीज विल नाउ बी एबल टू यूज ईच अदर्स रेल नेटवर्क। यानी एक दूसरे के रेल नेटवर्क का यह इस्तेमाल कर सकते हैं। टिल नाउ इट्स मोनोपोली वाज डन ओनली बाय द स्टेट ऑन कंपनी कॉनकोर। यानी पहले कॉनकोर ही इसका सिर्फ एक अधिकार हुआ करता था, अब इसे सब कर सकेंगे। अंडर द एग्रीमेंट बोथ कंट्रीज विल आल्सो बी एबल टू यूज द रेल नेटवर्क फॉर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स टू एनी थर्ड कंट्री। यानी अन्य देश में भी माल के आयात निर्यात के लिए भी इस रेल नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। नेपालीज एक्सपोर्टर्स विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स टू इंडियन पोर्ट्स थ्रू प्राइवेट ट्रेन। तो यह जो है भारत और नेपाल के बीच जो रेल संपर्क समझौता 2004 में हुआ था, लेकिन उसके बाद कई मौकों पर इसमें संशोधन होता रहा और एवरी 5 इयर्स में इस एग्रीमेंट पर रिव्यू किया जाता है, समीक्षा का प्रावधान है। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इस तरह से समझौते के तहत अंडर दिस एग्रीमेंट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंटेनर रेल, vehicular train, special goods trains will be allowed to use the rail network in India and नेपाल। जैसे ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, ग्रेटर हिमालय है, नीचे लेसर हिमालय है। तो लेसर हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देख रहे हैं ना, शिवालिक रेंज भी पड़ता है। तो इस तरह से यह तीनों पर्वत श्रृंखलाएं यह नेपाल से होकर गुजरती हैं। ये कंचनजंगा भी देख रहे हैं, माउंट एवरेस्ट भी है यहीं पर, माउंट धौलागिरी भी है यहीं पर, काठमांडू वैली भी यहीं पर है। और ये हमने बताया ही था कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम को टच करता है। ऊपर यह चाइना का रीजन है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। और यह सब जितनी सहायक नदियां आ रही हैं सब गंगा की सहायक नदियां हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, भूटान बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू adopt India's भीम यूपीआई सर्विस। यानी भारत जो भीम यूपीआई सर्विस है, भूटान बना विश्व का पहला देश। तो भूटान विल नाउ आल्सो यूज द मोस्ट यूज्ड मनी ट्रांजैक्शन ऐप इन इंडिया। यानी अब भारत में सबसे अधिक मनी ट्रांजैक्शन ऐप जो है भीम यूपीआई है, अब भूटान भी इसे यूज करेगा। तो यानी फर्स्ट नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत, यानी पड़ोस पहले की नीति के तहत यह भारत और भूटान के बीच बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाएगा, संबंधों में विस्तार होगा। तो यह 13 जुलाई को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भीम यूपीआई सर्विस इन भूटान थ्रू ए वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने उद्घाटन किया इसका, ये भी ध्यान रखेंगे। और विद दिस लॉन्च भूटान विल बी द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया यूनिफाइड पेमेंट interface, जिसे UPI, and become the second country after Singapore to get Bheem UPI approval at merchant लोकेशन। यानी व्यापारिक स्थान के आधार पर दूसरा, यह कह सकते हैं मर्चेंट स्थानों पर, तो इसे स्वीकृति मिली है। तो इस तरह से भूटान के रॉयल मौद्रिक प्राधिकरण के सहयोग से भूटान में भीम यूपीआई को अब लॉन्च किया जाएगा। तो इस तरह से भारत से भूटान जाने वाले या भूटान के लोगों को इससे अब काफ़ी सहायता मिलेगी। यानी 2 लाख इंडियन टूरिस्ट हर साल भूटान में जाते हैं, तो उनको इसका लाभ मिलेगा। अर्लियर रुपे कार्ड हैज ऑल्सो बीन लॉन्च इन भूटान। यानी इससे पहले रुपे कार्ड भी भूटान प्रयोग कर रहा है। इन 2019 हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भूटान यात्रा के दौरान इसे लॉन्च किया था। तो रुपे, वीजा या मास्टर कार्ड की तरह भी इंडियन पेमेंट गेटवे है। तो इस तरह से करेंटली रुपे इज अवेलेबल इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर, मालदीव एंड सऊदी अरबिया। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अब थोड़ा सा भूटान के बारे में देख लेते हैं। यहां पर भूटान आप देख रहे हैं तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ है। तो यह कौन कौन है? इधर देख रहे हैं सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, और असम है, अरुणाचल प्रदेश है, और ऊपर क्या है इसके?
तिब्बत वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से यह घिरा हुआ है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ के शासक हैं जिग्मे सिग्मे खेसरवाल नामचुक साहब हैं। यहाँ की जो करेंसी है गल्ट्रुम है, ये भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। मोर देन 800 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड आर स्टार्विंग, यानी दुनिया में 80 करोड़ से अधिक आबादी भूखमरी की शिकार है। खासकर इस काल में कोरोना नामक इस महामारी की वजह से यह गति और तेजी से बढ़ गई है। तो दुनिया भर में भूखमरी का संकट मंडरा रहा है। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू दिस इज कोविड-19 एपिडेमिक, यानी इस पैंडेमिक की वजह से अब भूखमरी के शिकार के लोगों की संख्या और तेजी से बढ़ रही है। द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड हैज एस्टिमेटेड दैट 811 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड वर गोइंग टू फेस स्टारवेशन इन 2020, यानी 81.1 करोड़ लोग 2020 में भूखमरी से जूझ रहे थे। यानी इन अदर वर्ड अगर हम लोग वी हैव टॉक अबाउट इन पर्सन वाइज, तो एवरी 10th पर्सन इन द वर्ल्ड इज हंग्री, यानी विश्व में हर 10वां व्यक्ति भूखा है। अकॉर्डिंग टू द फाओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दीज फिगर्स शो दैट मैसिव एफर्ट विल हैव टू बी मेड इट इफ हंगर इज टू इन वर्ल्ड बाय 2030, यानी 2030 तक अगर दुनिया से भूखमरी को खत्म करना है तो इस पर व्यापक प्रयास करने होंगे। द रिपोर्ट वाज ज्वाइंटली रिलीज्ड ऑन 12 जुलाई बाय द Food and Agriculture Organization, the International Fund for Agriculture Development, the United Nations Children's Fund, the UN World Food Program and the World Health Organization। तो ये संयुक्त राष्ट्र के ये 6 संगठन मिल करके इस रिपोर्ट को जारी किए हैं। तो यह ध्यान रखेंगे 2020 में 2.37 बिलियन लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 3 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव बीन डिप्राइव्ड of quality food due to inflation, poverty and economic inequality, यानी महंगाई, गरीबी, आर्थिक असमानता, एक कह सकते हैं इस कोविड नामक पैंडेमिक की वजह से यह सब समस्याएं घिरी और जिसकी वजह से भूखमरी बढ़ी। और रिपोर्ट में अफ्रीका और एशिया की स्थिति बहुत ही नाजुक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एशिया में ही 41.8 करोड़ लोग भूखमरी से ग्रस्त हैं, वहीं अफ्रीका में 28.2 करोड़ लोग इस हालात से गुजर रहे हैं। यानी अफ्रीका की 21% जो पॉपुलेशन है वह भूखमरी की शिकार है। तो यह आंकड़े हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम में। आज हम बात करेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना। यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए डेवलपमेंट ऑफ विलेज सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। इन 2014 में इसको शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अंडर द आदर्श ग्राम योजना ऑल द एमपीज ऑफ कंट्री हैव टू अडॉप्ट ए विलेज फॉर ए ईयर एंड अंडरटेक डेवलपमेंट वर्क देयर। यानी इस योजना का जो मुख्य याद रखिएगा कि प्रत्येक सांसदों को हर वर्ष एक गांव को गोद लेकर उसका उत्थान करना है, यानी उसको डेवलप करना है। यह जो है जैसे इन आदर्श ग्राम योजना अलोंग विथ बेसिक एमिनिटीज इन द विलेज क्या आवश्यकता होती है, खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग, रोजगार आदि पर जोर दिया जाता है। तो यह जो है यह महत्वपूर्ण योजना है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। आज हम बात करेंगे इंडिया सौरभ चौधरी, द ओनली एथलीट एंड वर्ल्ड्स ओनली शूटर इन टाइम मैगजीन लिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकमात्र भारतीय इकलौते एथलीट और दुनिया के एकमात्र शूटर हैं जो टाइम मैगजीन के 48 एथलीट्स में जगह बनाई है। तो भारत के शूटर हैं सौरभ चौधरी। इसमें वह जगह बनाने वाले भारत के इकलौते खिलाड़ी हैं और दुनिया के इकलौते शूटर हैं। अब तक इंटरनेशनल कंपटीशन में 6 साल में 21st मेडल वह जीत चुके हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे उनके नाम 8 वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल भी हैं और इस बार उनसे काफ़ी आशा की जा रही है कि 2021 के ओलंपिक यानी टोक्यो ओलंपिक में
पदक की आशा की जा रही है। इसी को चलते टाइम्स मैगजीन में यह जगह बनाए हैं। इनके अलावा जिमनास्ट सिमोना बाइल्स, स्प्रिंटर एलिस फेलिक्स, नोवा लिल्स, सैली इन फ्रेजर प्राइस, लॉन्ग डिस्टेंस रनर एलिवुड किपचोगे, इन सब लोगों ने जगह बनाई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। जर्नलिस्ट एन पिल्लई ऑनर्ड विथ बीकेएस लिटरेरी अवार्ड 2021। तो 2021 का बीकेएस साहित्य पुरस्कार। तो यहाँ बीकेएस का मतलब क्या हुआ? बहरीन केरलीय समाज कहा जाता है बीकेएस। तो ये इसमें 50,000 नगद इनाम इन्हें मिला है। यह केरल से बिलोंग करते हैं, हालांकि वर्तमान समय में यह दिल्ली में रह रहे हैं। मलयालम थिएटर पर इन्होंने बहुत सारा काम किया है, तो ये भी पॉइंट इनका याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज। कोल इंडिया अपॉइंट्स एसेंचर सॉल्यूशन एज कंसल्टेंट फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ माइंस। यानी कोल इंडिया ने खदानों के डिजिटलीकरण के लिए एक्सेंचर सॉल्यूशन को सलाहकार बनाया है। तो एसेंचर सॉल्यूशन को इसने सलाहकार बनाया है। डिजिटल इंडिया योजना के तहत कह सकते हैं, डिजिटाइज करने की बात की जा रही है। तो पब्लिक सेक्टर कोल इंडिया लिमिटेड हैज अपॉइंटेड एसेंचर सॉल्यूशन एज कंसल्टेंट फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ माइनिंग प्रोसेस इन इट्स 7 सेलेक्टेड ओपन कास्ट ब्लॉक्स। तो इन जो है इन ओपन कास्ट ब्लॉक में खनन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए एक्सेंचर सॉल्यूशन को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। ये अनोखी पहल है। इस तरह से कह सकते हैं द इनिशिएटिव इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज कोल प्रोडक्शन बाय 100 मिलियन टन फ्रॉम द आइडेंटिफाइड माइंस, द कंपनी सेड। ऐसा कहना है कंपनी का कि इस पहल से पहचानी गई खानों से 10 करोड़ टन कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। इसका उद्देश्य है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूव इज टू यूटिलाइज द अवेलेबल डाटा एनालिटिकल टेक्निक्स टू एनहांस माइन प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। तो इसके पीछे यही कारण है कि इसका उद्देश्य यही है कि खान उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए डेटा विश्लेषणात्मक तकनीकों का उपयोग करना है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। यह सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, इंडियन पब्लिक एंटिटी है कोल इंडिया लिमिटेड, ध्यान रखेंगे। और यह विश्व की बड़ी खनन कंपनियों में से एक मानी जाती है। कोयला मंत्रालय के अधीनस्थ है और यह जो है नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और इसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल में है। ये भी ध्यान रखेंगे। और प्रमोद अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज में। इंडिया टू होस्ट 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। भारत 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो द वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन इन ए न्यू अनाउंसमेंट हैज डिसाइडेड टू host the 2026 World Badminton Championship in India. Earlier, India was to organize the सुधीरमान कप, one of the most important cup। याद रखना, यह भी पूछ लेता सुधीरमान कप का संबंध किस खेल से है। तो in 2022, but BWF has decided to hand over the hosting of this World Mixed Team Championship to China। अभी यह चाइना में फैसला लिया गया है। तो एट द सेम टाइम BWF डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज दिस ईयर सुधीरमान कप इन वांटा। यानी अब यह जो है चीन में होना था, लेकिन कोविड के कारण अब यह जो है फिनलैंड के वांटा में अब आयोजित करने का फैसला लिया है। तो यह भारत के लिए दूसरा अवसर होगा जो विश्व चैंपियन बैडमिंटनशिप की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2009 में हैदराबाद में कर चुका है, ये ध्यान रखेंगे। और भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, अध्यक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। और इसी तरह से वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन फेडरेशन, इसकी भी स्थापना 1934 में, इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर, इट इज़ द कैपिटल ऑफ मलेशिया। 194 मेंबर हैं इसमें और पॉल एरिक होयर लॉर्सेनो इसके अध्यक्ष हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों। दीपक काबरा बिकम फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक जज एट ओलंपिक। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए। दीपक काबरा ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्ट जज बन गए हैं। बतौर जज 2010 में भी राष्ट्रमंडल खेल में उनका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था।
तो इस तरह से 2014 एशियाई खेलों युवा ओलंपिक में भी वह जज रह चुके हैं। तो इस तरह से 2018 में एशियाई खेलों बहुत सारा, तो इनका नाम याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। आज बास्टिल दिवस है। इसे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, जैसे हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसी तरह से फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। इसे बास्टिल डे भी कहते हैं। तो ऑन जुलाई 14 1789 thousand gathered in the street of Paris and broke into the state prison settlement। तो इस तरह से पेरिस की सड़कों पर हजारों लोग एकत्र हुए और राज्य की जेल बस्ती में को तोड़ दिया और कैदियों को रिहा कर दिया गया। यानी निरंकुश राजशाही के प्रतीक बैस्टिल को ही नष्ट कर दिया गया। ये देख रहे हैं ना इसमें फिगर में। तो इस तरह से यह इतिहास के यानी फ्रांसीसी क्रांति इतिहास के महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो यही कारण है फ्रांस ने 14 जुलाई 1789 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाया। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की, यानी मेडिवल हिस्ट्री में सल्तनत पीरियड के बारे में बात करेंगे, जो कि 1206 से शुरू होता है और यह जो है 1526 तक चलता है। उसके बाद मुगल वंश स्थापित हो जाता है। इसमें जो है गुलाम वंश आएगा, खिलजी वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा, सैयद वंश और लोधी वंश आएगा। तो सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे मामलूक वंश भी कहा जाता है। मामलूक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिताओं से उत्पन्न वंशों से है। ये भी ध्यान रखेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी एक दास था, आगे भी चर्चा करते हैं। तो यह 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी थी, यानी 84 ईयर तक कुल 11 शासकों ने शासन किया था। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। इन्हें लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला बहुत ही उदारवादी व्यक्तित्व थे। और यह भी ध्यान रखिएगा इनके बारे में कि यह इन्हें कुरान खान भी कहा जाता था। 5 वर्ष के ही थे तो पूरा कुरान याद कर गए थे। तो यह भी पॉइंट है, इनके ध्यान रखेंगे। लाख बख्श इन्हें बहुत ही उदार हृदय का था। इन्हें सेकंड हातिम ताई भी कहा जाता था इन्हीं उदारता की वजह से। तो यह 1206 से लेकर 1210 तक लाहौर से ही संचालन किया और लाहौर ही इनकी राजधानी थी। तो इनके बारे में आप कह सकते हैं कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक इन्हें आप कह सकते हैं। दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर बैठने पर भी उसे ने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मलिक और सिपाह सलार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। इस तरह से उसे दास्ता से मुक्ति 1208 में मिली और 1206 से लेकर 1210 तक लगातार लाहौर में संचालन किया और लाहौर ही क्या थी, इसकी राजधानी थी। तो कुतुब मिनाहुल सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार शासक की जो है तुलना की थी और इस तरह से उसे लाख बख्श कहा जाता था। बख्तियार काकी खिलजी की याद में कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में, उसको शुरू किया था। हालांकि अंतिम रूप उसको दिया इल्तुतमिश ने। तो इस तरह से यह याद रखेंगे। और 1210 में अचानक घोड़े से गिरने की वजह से चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद उनके पुत्र आराम शाह आए। इनका नाम ही आराम है, बहुत ही आराम तलब थे। और फिर इनको हटा करके इल्तुतमिश, यानी कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, ये एक एल्बरी तुर्क था। उसका पिता इलाम खां एल्बरी जनजाति का सरदार था, तो शमशी वंश का भी कह सकते हैं। तो अपने इसको कुतुबुद्दीन ने उसे दास के रूप में खरीदता था। फिर 1205 में इल्तुतमिश को ऐबक ने दास से मुक्त कर दिया था। आफ्टर दिस ही वॉज अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बदायूं, यानी जब यह शासक बना तब बदायूं का गवर्नर था। और ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया था। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और कुतुब मीनार को भी इसने पूरा कराया था। इक्ता प्रथा इसने ही शुरू किया था, यह भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रथा क्या होती है? इसके अंतर्गत सभी सैनिक व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। यानी इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ ही है भूमि, यानी यह भूमि इक्ता, और इसे लेने वाला इक्तेदार कहलाता था। तो इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस सिल्वर टका, हाँ, यानी जीतल और टंका उसने शुरू किया था।
सिक्के शुरू किए थे, याद रखिएगा। टक यानी और टकसालों का भी निर्माण किया था इसने, इल्तुतमिश को ही जाता है। और सिक्कों पर शिव का नंदी व चौहान घुड़सवार अंकित था। और यह पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था, ये भी याद रखेंगे। और यह तुर्के चहलगानी प्रथा, 40 घोड़ों का दल हुआ करता था, यह स्थापना किया था चालीसा, इसी को तुर्के चहलगानी कहते हैं। ये भी पॉइंट कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसे भी याद रखेंगे। और राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था, किसको? दिल्ली को। तो इस तरह से भारत का, और इसे गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। इसने सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया था, और यह भारत का प्रथम मकबरा था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो यह जो है दिल्ली में इसने मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा ए मुज्जी दिल्ली में ही बनवाया था। और यह प्रथम शासक, और शासन का इसके शासनकाल में कहा जाता है कि न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। तो इस तरह से इसके जो उत्तराधिकारी है रुकनुद्दीन फिरोज के शासनकाल में उसकी माँ शाह तुर्कान, जो एक तुर्कदासी थी, उसका नियंत्रण था। लेकिन बाद में रजिया सुल्तान, तो इसमें देखिए आपको गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश तथा बलबन, यही 4 मेन शासकों को पढ़ना है, यहीं से आपके एग्जाम में आता है। तो रजिया सुल्तान मैदान में उतरी और वह वेशभूषा पुरुषों जैसा उन्होंने धारण किया। इस तरह से कह सकते हैं दिल्ली की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी, ये कह सकते हैं सल्तनत पीरियड की, या मुगल वंश में भी कोई नहीं शासक था। इस तरह से यह रजिया जो है पर्दा प्रथा छोड़ करके कुबा और कुलाहा टोपी पहनकर और हाथी घोड़े पे सवारी करती थी। फिर बाद में जो है अल्तुनिया ने विद्रोह, कह सकते हैं बठिंडा के सूबेदार ने वहाँ पर, यहाँ रजिया ने अबिसीनिया निवासी एक गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूत को आवश्यकता से अधिक महत्व दे रहा था, उसे अमीर ए आखुर अर्थात अश्वशाला प्रधान के पद पर नियुक्त कर दिया। इस अमीर वर्ग, इससे वजह से क्या हुआ, अमीर वर्ग नाराज हो गया। फिर बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया। फिर रजिया ने कूटनीतिक दृष्टिकोण से अल्तुनिया से शादी कर ली। फिर उसके बाद यहीं पर नहीं रुकती है बात, फिर जो है बाद में इस पर भी बहराम शाह ने सत्ता हथियाई और भटिंडा से दिल्ली आते समय अल्तुनिया और रजिया को हराकर उसका वध कर दिया और 1240 में इसका शासन समाप्त होता है। तो रजिया का शासन 3 वर्ष 6 माह चला और वह अत्यंत सफल शासिका थी। इनके बारे में मिनहाज उस सिराज कहता है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसका समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे, यह कहा जाता है। यानी सबसे महान सुल्तानों में इसका गिनती की जाती है। उसके बाद मुजीउद्दीन बहराम शाह है, अलाउद्दीन मसूद शाह है, ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, ये सब आए, लेकिन आपको पढ़ना है बलबन को। तो यह गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। यह 1266 से 1287 तक शासन किया और यह इल्तुतमिश का गुलाम था। और इस तरह से आफ्टर हिज एसेशन ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान गयासुद्दीन। सिंहासन रूढ़ होने के बाद उसने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। सिजदा पैबोस उसने, क्योंकि ईरान से वो बहुत ज़्यादा प्रेरित था, तो उसने जो है सिजदा पैबोस प्रथा शुरू की थी। तो इसके जो प्रथा है सिजदा पैबोस, नवरोज त्योहार मनाना, रखते हो लौह की नीति, चालीसा दल का इसने समाप्त कर दिया जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप यानी राजत्व का सिद्धांत, राजस्व से तात्पर्य क्या है, उन सिद्धांतों, नीतियों तथा कार्यों से है जिन्हें सुल्तान अपनी प्रभुसत्ता, जिसे सोवर्निटी कहते हैं, राइट्स एंड पावर को स्पष्ट करने के लिए अपनाया था। तो इस तरह से राजत्व के विषय में विचार बहुत अच्छे से बलबन ने रखा था। इसे दैवी सिद्धांत का भी यह समर्थक माना जाता है कि जो राजा होता है ईश्वर का वरदान उसको प्राप्त होता है। तो इस तरह से बलबन ने अपने को जिले इलाही, ईश्वर की छाया की उपाधि भी धारण किया था। फिर बाद में इसे बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ा। 1279 में बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह खड़ा कर दिया और अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए और बलबन ने उसका दमन करने की लगातार 2 बार सेनाएं भेजी। इसमें असफलता हासिल हुई। अब बलबन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और इस तरह से लौह एवं रक्त, चूंकि न्याय व्यवस्था के लिए उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यानी विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री या बच्चों को दास बना लिया जाता था और इस तरह से 1286 में बलबन की
की मृत्यु हो गई और ऐसा माना जाता है कि शहजादा मोहम्मद यानी बलबन का पुत्र की मृत्यु का बलबन के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद बलबन के बाद कैकूबाद आया था। इसका भी नाम याद रखना, कैकूबाद। इसके ऊपर फालिस गिर गई थी, यह कमजोर हो गया था। फिर इसके बाद इसका बेटा क्यूमर्स आया, जिसे जलालुद्दीन खिलजी मात्र 6 वर्ष का था, इसको गद्दी पर बैठा दिया और फिर बाद में उसकी हत्या कर 1290 में ही खिलजी वंश स्थापित कर दिया। तो इस तरह से आज हमने गुलाम वंश के बारे में संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा एक बना लीजिएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, यह सब उन्होंने कार्य कराए थे। इस तरह से इन लोगों को अलग अलग इनके पॉइंट वाइज इनको आपके एग्जाम ओरिएंटेड तैयार कर लीजिएगा। अब आते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं टाइम मीना, एकता, संदीप यादव, अभिषेक यादव, विवेक यादव, मधु आशुतोष, रोली सरोज, स्वप्निका सिंह, रेणु बाला, सुनील रावत, निधि राठौर, विनोद जायसवाल, अशोक पांडे, संजय नेगी, पूर्णिमा जायसवाल, DS। सर मंथली रिवीजन सीरीज करवा दीजिए, जल्द ही कोशिश करेंगे। प्रतीक गंडोत्रा जी, आपकी भी बात को हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे, जल्द ही नया करेंगे। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों में। फ्रॉम विच कंट्री हैज इंडिया रिसीव्ड द एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट P-8I? इटली, अमेरिका, यूके, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक सिचुएटेड? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच कंट्री हैज इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट एनेबलिंग द private cargo train operator to be able to use each other's rail network? Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh. And next question है which is the first country in the world to adopt India's Bheem UPI service? Malaysia, Bhutan, Nepal, Sri Lanka. And next question है in which year was the Sansad Adarsh Gram Yojana started? 2014, 16, 18, 20. And next question है who is the only athlete in India and the only shooter in the world to have featured in the list of Time magazine? Saurabh Chaudhary, Abhinav Bindra, Manu Bhakar, Rahi Sarnobat. And next question है who became the first Indian gymnastic judge in the Olympic? Ashok Mishra, Deepak Kabra, Minara Begum, Rakesh Patra. And next question है the World Badminton Federation has decided to host the 2026 World Badminton Championship in which country as per the latest announcement? चीन, भारत, साउथ कोरिया एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज बैस्टिल डे या फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 9 जुलाई, 10 जुलाई, 12 जुलाई या 14 जुलाई। एंड लास्ट क्वेश्चन है विच रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम? इक्ता प्रथा। कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, आराम साथ। इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।